गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम टू स्ट्राइव एज आईएएस। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा स्मृति रंजन सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया और जहाँ पे उन्होंने बहुत ही कोशिश करके बहुत अलग अलग जगहों से टीचर्स को लाके उन्होंने उड़ीसा स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए बच्चों के लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसपे उन्होंने क्रैश कोर्स शुरू किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि सर ने बहुत ही मतलब लगन से, जैसे कि हम सब वैसे भी सर से पहले भी हम जुड़े हुए हैं, बट उन्होंने काफी मतलब अलग अलग जगहों से टीचर्स को बुला के उन्होंने ये क्रैश कोर्स शुरू किया है। तो मेरा नाम शशिधर है। मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आया हूँ। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हमारे साथ स्मृति स्मृति सर खुद आपको उड़ीसा स्पेशल पढ़ाएंगे। हमारे साथ सुधांशु सर है, राजकुमार सर है, जो आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो हम सबको सर ने बहुत ही अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम सब थे, तो सर ने कहा कि नहीं सर, हमारे उड़ीसा बच्चों के लिए भी आपको शुरू कीजिए। और हम सब तो मेजरली मेजरली यूपीएससी में ही हमने काफी काम किया है, और लगभग टीचिंग के दौरान भी यूपीएससी में भी रहे हैं हम लोग। और बट सर की इच्छा थी कि हम लोग उड़ीसा के बच्चों के लिए भी कुछ काम करें। सो सर के कहने पर हमने उड़ीसा के लिए, सर तो उड़ीसा से ही हैं और बेसिकली मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, मैं मुंबई से हूँ। सो मैं आपको हिस्ट्री लूंगा, जिसमें मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स लेके रखा हूँ। सो आपको बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो हमने शुरू की है, वो हम कुछ 10 क्लासेस में कवर अप करेंगे, जिसमें से हम देखेंगे कि कुछ 10 क्लास में हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हम न ज्यादा पढ़ेंगे न कम पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे हम उड़ीसा स्टेट सिविल सर्विसेज के हिसाब से ही पढ़ेंगे। और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हाल में हमें जून में प्रीलिम्स निकालना है। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 100, आपको पता ही होगा जैसे कि 100 क्लासेस चलेंगी लगभग। ये को राजकुमार सर है, आपको अवधेश सर इकोनॉमी लेंगे आपके लिए, तो हमारी पूरी टीम है। और ये हम सब, ऐसा नहीं है कि हम सब कोई भी आपको बस पढ़ा देगा। हम सब हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं। और आपके लिए हमने सर के कहने पे हमने कोशिश की है। और आपको हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाएंगे। तो ये क्रैश कोर्स जैसा ही है, क्रैश कोर्स ही है बेसिकली। बट हम उम्मीद रखेंगे कि आपको हम डिटेल में पढ़ाएं, और जितना भी पढ़ाए वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएं। तो मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री लाया हूँ, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो गिव मी जस्ट मिनट, आई विल बी क्लिकिंग माय लाइक, आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू पीपल। ठीक है। सो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। कैसी चल रही है आप पढ़ाई, आप बताइए मुझे। और बाकी मन लगा के पढ़ना है, कोई घबराना नहीं है हमको। अगर हमने फैसला ले लिया है तो हमें किसी भी हाल में सिलेक्शन तो लेना ही है। सो हमारा मकसद एक ही है कि हमें सिलेक्शन लेना है किसी भी कीमत पे, और इस साल हम फ्लाइंग कलर के साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। और आपको पता होगा एग्जाम इतना भी टफ नहीं जितना लोगों ने बना के रखा है। सो हम कैसे हमने एग्जाम को आसान किया अपने लिए, और आपके लिए भी हम आसान कर सके वो एग्जाम, वैसा ही रखेंगे। और मेरी पर्सनली ये हमेशा कोशिश रहती है, स्मृति सर को पता ही है वैसे भी, कि हम ज्यादा नहीं फोकस करते पढ़ाई पे। हम यही फोकस कर रहे हैं कि हमारा सिर्फ एग्जाम निकले। तो हम यहाँ पे कोई हम पीएचडी करने नहीं आए हैं, ना ही हम यहाँ पे कोई टॉप डॉक्टर इंजीनियर की तरह की हम बहुत पढ़े जा रहे हैं, बहुत पढ़े जा रहे हैं। ठीक है। सो हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि हम, जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी कपल ऑफ मिनट। एक्चुअली आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टीज आ रही है। बाय द टाइम आपको मैं बता दूं कि मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। सो हमने कोशिश की है कि मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए बहुत स्मूथ ढंग से हम पढ़ेंगे। और मेरी हमेशा से कोशिश रहता है कि मैं हम कम ही पढ़ें, लेकिन हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। ठीक है। तो बच्चों, सर ने कहा, जस्ट अ सेकेंड, उम्मीद है बच्चों मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ठीक है। तो बच्चों, आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये आपको उड़ीसा स्टेट सिविल सर्विसेज में कहीं ना कहीं आपको 7-8 से क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। तो बच्चों, आपको बता दूं कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपको लूंगा। तो आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है। आइए बच्चे शुरू करते हैं। ठीक है। सो आपको पता है बच्चों कि मॉडर्न हिस्ट्री में बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है, सीधी पहले हम देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में हमको पढ़ना कैसे और हम कैसे पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बच्चों,
मॉडर्न हिस्ट्री में हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमारा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ठीक है, सी थोड़ी हैंड राइटिंग ऊपर नीचे चलती रही तो उम्मीद है आप समझ लेंगे थोड़ा, क्योंकि थोड़ा लिखने में मतलब आप समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सी मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली हम क्या कोशिश करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में उड़ीसा के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे, तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पूछता है वो है क्रोनोलॉजी। क्या पूछता है? क्रोनोलॉजी। कि पहले फर्स्ट कार्नाटिक वार कब हुआ है, मतलब एंग्लो सिख वॉर कब हुआ है, लड़ाई है कब कौन सी लड़ाई है कैसे चलती है, तो बेसिकली क्रोनोलॉजी, या मतलब गांधी गांधी इंडिया में कब आए। ठीक है, तो बच्चों आप देखोगे कि तो पहला वाला, जैसे अगर आप देख रहे हो तो 1905 में जो पार्टीशन हुआ है वो कब, मतलब वो 1905 में हुआ है कि 1906 में, उस समय कौन प्रेसिडेंट रहा है। तो सबसे पहले एक ज्यादा क्वेश्चन आप हमेशा देखोगे तो वो क्रोनोलॉजी रिलेटेड रहेगा। दूसरा बच्चों, अगर आप क्वेश्चन देखोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो डेट इवेंट काफी पूछते हैं। डेट इवेंट मतलब, जैसे कि आप अगर देखोगे बच्चों तो पूछते हैं कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ है, या पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है, किस डेट हुआ है, जैसे 16 अक्टूबर 1905, या इस दिन पार्टीशन हुआ है। तो हम दूसरा देखते हैं डेट इवेंट। तीसरा हम देखते हैं कि लीडर एसोसिएटेड विद द इवेंट। लीडर एसोसिएटेड विद द इवेंट, तो कौन से लीडर एसोसिएटेड है उस इवेंट से लेके। तो कौन से लीडर आपके बेसिकली एसोसिएटेड है वो इवेंट से लेकर। तो अगर आप देखोगे तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि कौन से लीडर जो है वो एसोसिएटेड है। ठीक है, तो कौन से लीडर जो है एसोसिएटेड है वो इवेंट से। और अगर सवाल में पूछूं तो वो इवेंट जो हुआ है वो क्यों हुआ है, वाई। तो कोई अगर इवेंट हुआ है तो क्यों हुआ, वाई। सो आप समझ रहे हैं बच्चों, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमें हिस्ट्री में पढ़ना कैसे है। हिस्ट्री में कैसे पढ़ना है, हमको सबसे पहले क्रोनोलॉजी पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? क्रोनोलॉजी पढ़नी है, कि कौन सा हमें क्रोनोलॉजी पढ़ते रहना है। ठीक है, सेकंड हम ये कर रहे हैं, सेकंड चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट सेकंड बच्चों, एक सेकंड। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हमने आपके लिए, ठीक है, आइए थोड़ी सी आपकी स्मूथनेस स्क्रीन की और बेहतरीन कर दिया हमने। ठीक है, सो बच्चों हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में कि हम पहले देखेंगे कि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है। हम देखेंगे लीडर एसोसिएटेड विद द इवेंट, वो जो इवेंट हुआ है उसमें कौन से लीडर इन्वॉल्व थे। और फिर हम देखेंगे कि जो भी इवेंट हुआ क्यों हुआ है, ऑन डेट इवेंट। ठीक है, और अगर कोई भी इवेंट क्यों हुआ है तो वो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या वजह रही है। सो रीजन, सो बेसिकली जैसे क्विट, जैसे अगर मैं बोलूँ तो जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ या क्विट इंडिया मूवमेंट अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्यों हुआ है, किसके रिस्पॉन्स पे हुआ है। ठीक है, अगर स्वदेशी मूवमेंट हुआ है तो क्यों हुआ है, तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ है क्यों, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके लिए बच्चों। ठीक है, सो आपको पता है कि हम, मतलब ये जो हमने जिक्र किया है ये डायमेंशन होगा, क्या होगा, डायमेंशन। तो किस किस डायमेंशन में एग्जाम में कुछ सवाल आएंगे, मतलब जब हम जो सवाल, जब मॉडर्न हिस्ट्री हम जैसे पढ़ेंगे तो उसमें किस डायमेंशन पे सवाल आएगा, किस डायमेंशन पे सवाल आएगा बच्चों, वो हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको। ठीक है, तो बच्चों हमने ये समझा कि डायमेंशन हमें, हम हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री हम कैसे पढ़ते रहेंगे। तो हमने कोशिश की है कि आपको ये समझने के लिए बच्चों की मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे सवाल आएगा या तो क्रोनोलॉजी का आएगा, या तो कुछ कोई रीजन, कोई इवेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वाई। और हमने ये भी देखा कि कौन से लीडर उस इवेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, और अगर हमने देखा कोई इवेंट होता है तो डेट इवेंट होता है, कि मतलब कुछ वो डेट अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो वो पूछा जाता है। ठीक है, सो आइए बच्चों आगे देखते हैं। सी आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो तो हम क्या पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, आइए देखते हैं हम कैसे चलेंगे। हम सबसे पहले, जो आपको मैं पीडीएफ शेयर करूंगा जिसको हम पीपीटी या पीडीएफ कहते हैं, तो वो आपको पीडीएफ पढ़ना है।
वो पीडीएफ पढ़ना है। और जैसे कि मुझे पता है कि आप सब बहुत पहले से ये तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है कि शायद लगभग आप 6 से 8 महीने से तैयारी कर रहे होंगे इस एग्जाम के लिए। सो आपको ये कोशिश करनी है कि बच्चों कि जो आप ये किस डायमेंशन में अगर सवाल जब पूछ रहा है, तो आपको ये देखिए हमारे साथ पढ़ना है। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपके लिए डायमेंशंस क्रिएट करूंगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस किस डायरेक्शंस में सवाल पूछे गए। और आपको क्या करना है, जो पीडीएफ मैंने शेयर वो किया वो पढ़ना। और मुझे पता है कि अब आप 6-8 महीने से पढ़ रहे हो, तो आप स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ लिए रहोगे। तो अगर जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ा बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाए, जिन्होंने शुरुआत नहीं कर पाई, तो अब रहने दो। अब आपसे स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो भी मैं भी चीज डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैंने भी तो स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी। मतलब अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, तो मैंने लगभग 30 बार से ज्यादा स्पेक्ट्रम पढ़ी है। ठीक है, मेरे लगभग अटेम्प्ट के दौरान 30 बार से ज्यादा मैंने पढ़ी है। सो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका प्रिपरेशन का टाइम बहुत लंबा हो जाता है, तो आप उतनी बार पढ़ ही लोगे। बट हमने आपके लिए क्या, हमने स्पेक्ट्रम का निचोड़ रहेगा। मैंने कुछ बिपिन चंद्रा वगैरह पढ़ी है, मैंने तमिलनाडु पढ़े हैं, ठीक, मैंने बहुत से जो आप मैंने पढ़े। तो मैं तो आपके लिए कंटेंट, एक बेहतरीन कंटेंट लाऊंगा। अब उस कंटेंट को आपको पढ़ना है, जो पीडीएफ हम शेयर करेंगे। और हम मैंने जितनी भी पीडीएफ में जो भी चीजें लिखी होंगी, वो मैंने कोशिश की कि डायमेंशन को आप पूरा कर सके। क्योंकि सवाल जो बनेगा, हमको सबसे ज्यादा समझना है कि ओपीएससी का सवाल कैसे बनेगा। आइए देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आपको पता है ओपीएससी का सवाल कैसे बनेगा, किस किस जगह पे सवाल बनेगा, बताइए। तो अगर ओपीएससी का एग्जामिनर बनाएगा, फॉर एग्जांपल अगर ओपीएससी के एग्जामिनर को बनाना है कि बताइए एडवेंट ऑफ यूरोपियन पे ही बनाना है, तो इससे तो स्पेक्ट्रम का पहला ही चैप्टर है। सो अगर इस पे ही बनाना है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, सबसे पहले क्रोनोलॉजी देख लेंगे, कौन कब आया था। क्रोनोलॉजी पूछ लेगा। अब ये थोड़ी पूछेगा कि डच, और अगर क्रोनोलॉजी पूछा तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो उसको पूछना है, तो पॉर्टिगस का आदमी कब आया, कौन सा आदमी आया पहले आया, उसने क्या शुरू किया, क्या पॉलिसी शुरू किया। तो ये जब डायमेंशन हम पकड़ लेंगे ना, कि अगर किस डायमेंशन पे क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। डायमेंशन मतलब हेल्पिंग वर्ब। जैसे एग्जाम में अगर मैं हिंदी, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में बात करूँ, ग्रामर में बात करूँ, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, कि इसी से क्वेश्चन कुछ भी हो बस, लेकिन कंटेंट कुछ भी हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। जो डायमेंशन में कह रहा हूँ बच्चों, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब की इस दिशा में क्वेश्चन पूछेगा। सो अगर आप सोचिए, कहने वाली बात है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक सांप है, क्या है बच्चों, सांप है, ठीक है। सो अगर ये सांप है, ठीक है, अगर ये सांप है, ठीक है, मेरा सांप थोड़ा छोटा है, ठीक है, कोई नहीं, आइए देखते हैं। तो अगर ये सांप है मेरा बच्चों, तो अगर मैं ये सांप आपके सामने अचानक आ गया, ठीक है, और आप इस सांप को, आपको आप बोले "अरे सांप आया, सांप आया", तो आप क्या करोगे, एक लाठी मारोगे, दो लाठी मारोगे, तीन लाठी मारोगे, चार पांच 10 लाठी मारते रहोगे। तो अगर आप 10-20 लाठी मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, तब जाके मालूम पड़ेगा कि आपने क्या किया। आपने, ये सांप मरा, तो आपने क्या किया, 20 लाठी मारी, तब जाके ये सांप मर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों से, मैं हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हम आपको एग्जाम को पैटर्न को समझ के पा रहे हैं, कि अगर आपने यहाँ इसके हेड पे मारा, तो शायद अगर इसका हेड, सर इसका जो अगला हो गया इस सांप से, तो आपका काम आसान हो जाएगा कि नहीं। तो शायद आप या 2 या 3 लाठियों में सक्सेस, सफलता पा जाओगे। तो आपको लगेगा यार ये एग्जाम बड़ा आसान था, समझ में आ गया। तो इसीलिए तो कहते हैं, क्यों आईएएस के घर पे ही आईएएस बनता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा कजिन ब्रदर खुद आईएएस ऑफिसर है। मेरे नाना जी खुद डिप्टी एसपी रहे हुए हैं, रिटायर हुए यूपी में। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि क्यों आसान हो जाता है कि घर पे, क्योंकि अगर वो सुविधा, वो प्रिविलेज, वो लग्जरी की एग्जाम को कैसे पढ़ना, वो आसान हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी कोचिंग मार्केट है, जहां पे भी आप कोचिंग कर रहे रहोगे, जहां पे भी कोचिंग पढ़ रहे होगे, मैं आपको बता दूं अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम के पैटर्न को पकड़ा ही नहीं है। एग्जाम के पैटर्न को पकड़ा नहीं है। और एग्जाम के पैटर्न को कैसे पकड़ा जाएगा, आप बताइए ना। कि अगर आप कोई भी एग्जाम को पढ़ रहे हैं, अगर आप उस एग्जाम को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप तो 10-20 लाठी मारते रहिए, आपके लिए तो हर साल एग्जाम टफ रहेगा। लेकिन अगर कुछ बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सर को अलग करना है, यहाँ मारना है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस रूम में अभी बैठ के पढ़ रहे हो हमारे साथ, अगर आपको उस गेट पे जाना है, ठीक है, गेट पे जाना है, तो कितना सेकंड लगेगा, शायद मुश्किल से 7-8 सेकंड, ठीक है। लेकिन अगर हम आपको बीच में, अगर आपको रास्ते में बेड आ रहा है, रास्ते में कुर्सी आ रही है, टेबल आ रहा है, आप गिर पड़ के पहुंच रहे हो फाइनली, तो आपको तो टाइम लगेगा ना, 15-20 सेकंड पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सीधा एक रास्ता देखा ही नहीं, कि सीधा एक टनल है, सीधा मतलब ये रास्ता है, सीधा जाना है, लेकिन आपको जा ही नहीं पा रहे हो, आप ऐसे भटक भटक के जा रहे हो, तो आपको समय बहुत लगेगा।
और जितना ज़्यादा समय लेगा वो उतनी आपकी परेशानी बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम हम ना इसलिए हमसे नहीं हमसे हमें तकलीफ देती है एग्ज़ाम, क्योंकि हम ना सही समय पे सही फैसला नहीं ले पाते। तो ये एग्ज़ाम पार करने का एक ही तरीका है कि आप सही समय पे सही फैसला ले लो कि हाँ, मुझे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर एग्ज़ाम के डिमांड को हिसाब से पढ़ोगे, तो एग्ज़ाम जल्दी निकल जाएगा, और अगर डिमांड नहीं समझ पाओगे, तो शायद एग्ज़ाम में तकलीफ हो जाएगा, आपको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है? सो बेसिकली मेरे कुछ 10 सेशंस रहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 10 सेशन में हम आपको क्लास करा दें। तो उम्मीद है आप सारे सेशंस हमारे एंजॉय करेंगे, और ये क्लास थोड़ा हमने इंटरेक्टिव रखा है, तो मैं आपको बीच में थोड़ा क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो हो सके तो आप वीडियो पॉज करके, जब भी आप देखेंगे वीडियो पॉज करके सोचिएगा सवाल, उस दिन आप उसको मन में ही जवाब दीजिए। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो तो आपको तो कभी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आप खुद को ही अगर धोखा दे रहे हो, नहीं ऑनेस्ट हो रहे, तो वो फिर सवाल है। ठीक है? तो आपको बता दूं, हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है? हम कुछ 10 सेशंस में कवर करेंगे। 10 सेशंस रहेगा। एवरी सेशन वुड कवर वुड बी अराउंड 2 to 2.5 hours, not to be more than 2 hours, approximate 2 hours, और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 hours, 10 मिनट 20 मिनट, इससे ज्यादा आपको हम परेशान नहीं करेंगे। आपको जून में एग्जाम है, तो आपको अभी से फोकस हो जाना चाहिए पढ़ाई को लेके, और एक टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है? तो मैं ऐसा नहीं करूँ कि आप स्ट्राइव एचआईएस की टेस्ट सीरीज फॉलो कीजिए, बट कोशिश कीजिए कि आप एक टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो करें। ठीक है? क्योंकि ये सफल सी आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, आपका आपका सिलेक्शन नहीं होगा unless and until you are not following a test series. Even we have started a फ्री टेस्ट सीरीज ऑल्सो समवेयर। ओके? सो कुछ आप उसको भी फॉलो कीजिए, कुछ हम 5-10 एमसीक्यू देते हैं आपको पढ़ने के लिए, आप वो भी फॉलो कीजिए। तो आप उसको भी कीजिए, ताकि आपका थोड़ा काम आसान हो सके। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम योर विल स्टार्ट, और हम आगे बढ़ते हैं। सी, पहला चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। सो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सवाल आता है कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कब से होती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू होने का एक हमेशा देखा जाएगा कि कब से है। मतलब बेसिकली तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की जो एग्जैक्टली शुरुआत में बोलूंगा, तो 1765 में जो दीवानी राइट्स होती है, जहाँ पे एक्चुअल ब्रिटिशर्स का राइट उन्होंने मतलब एग्रीमेंट साइन किया था मुगल से, कि अब हम दीवानी राइट्स लेंगे, यानी अब हम राइट्स लेंगे। बट क्या हुआ है कि उसके पहले ने यूरोपियन आना शुरू किए हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन। क्या बोलते हैं? एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो जो यूरोप के लोग हैं, वो हमारे देश में आना शुरू करते हैं। अब सवाल ये कि आना क्यों चाहते हैं? अगर वो आ रहे हैं तो क्यों आना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन दैट दे वांटेड टू कम टू आवर कंट्री? हमारे देश में क्यों आना चाहते हैं? तो उसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि आइए देखते हैं पहले क्यों आना चाहते हैं। एक सेकेंड। आइए देखते हैं। उम्मीद है आपको स्क्रीन दिख रही है। ठीक है? सी, ठीक है, आइए। सो आइए देखते हैं। सो व्हाई दे वांटेड टू कम टू इंडिया? वो इंडिया क्यों आना चाहते हैं? वो इंडिया क्यों आना चाहते हैं? सो अगर वो इंडिया आ रहे हैं तो उनका कोई मकसद होगा। सो अगर वो इंडिया आ रहे हैं, तो इंडिया वो इसलिए आने चाहते थे, वो स्पाइसेस ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? स्पाइसेस। और जो ट्रेड चल रहा था थ्रू अरब्स के थ्रू, अरब में क्या हुआ, वहां पे सर मतलब चेंजेस आ गए, ओटोमन तुर्क जो होती है वो खत्म हो गई थी। सो उसके बाद क्या हुआ कि उनको स्ट्रगल फील होने लगा। तो अगर आइए हम देखें कुछ रीजंस, व्हाई व्हाट वाज द रीजन कि वो ब्रिटिशर्स क्यों हमारी तरफ देखे। तो वाई सी रूट टू इंडिया, क्यों इंडिया की तरफ आए? सबसे पहले द स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस इन 15th सेंचुरी। तो जो है वो 15th सेंचुरी में रेनेसेंस आना शुरू हुआ। क्या आना शुरू हुआ? रेनेसेंस। सो स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस मतलब 15th सेंचुरी में वो स्पिरिट हो गई थी, तो उस बार उस रेनेसेंस का, तो वो आपको यूरोप में देखने मिला। तो वो यूरोप में क्या हुआ, 15th सेंचुरी में रेनेसेंस शुरू हुआ। Then European economy growing rapidly, leading to prosperity and demand for luxury goods. देख रहे हो? अगर यूरोप में लग्जरी गुड की डिमांड हो गई है, एंड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मीट रिक्वायरिंग स्पाइसेस फॉर द प्रिजर्वेशन। देख रहे हो? क्या चाहिए उनको? स्पाइसेस चाहिए। क्या चाहिए? स्पाइसेस। सबसे पहले अगर देख रहे हो, तो वो क्यों आना चाह रहे थे इंडिया? आने की उनको जरूरत क्या पड़ी, क्यों दरकार पड़ गई?
दरकार ये थी कि 15 सेंचुरी में उनको रेनेसांस उसमें स्पिरिट उसमें डेवलप हुआ, और यूरोपियन इकोनॉमी काफी ग्रोइंग रैपिडली थी, बहुत रैपिडली पे चल रही है। जो आज हमारा देश, आज आज हमारी रैपिडली इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारा डेवलपिंग कंट्री आ जा रहा है, तो वो 1500-500 साल पहले वो बढ़ चुके थे। तो ठीक है, लीडिंग टू प्रॉस्पेरिटी, पैसा प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। अब क्या चाहिए उनको? लग्जरी ढूंढ रहे हैं वहां के लोग। क्या ढूंढ रहे हैं? लग्जरी। अगर वहां के लोग लग्जरी ढूंढ रहे हैं तो इट इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मीट। मीट को कैसे बचाएंगे? मसालों से बचाएंगे कि नहीं? आप भी जो मछली खाते हैं, ठीक है, कि चिकन खाते हैं, तो उसमें क्या लगाते हैं? मछली में क्या लगाते हैं? मसाला लगाते हैं ना। अचार में आज भी मम्मी क्या लगाती है? मसाले लगाती है, मसाले और ऑयल। तो वो वहां पे लग्जरी की फीलिंग आ रही है, लग्जरी लोग चाह रहे हैं। और आपको जैसे मैंने पहले बताया, कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 4053 एंड सीरिया एंड इजिप्ट लेटर बाय द ओटोमन तुर्क। ठीक है, ओटोमन तुर्क ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया 4053 में। और क्या किया? सीरिया सीरिया और इजिप्ट को बाद में तो कर लिया। जिससे दरकार पड़ गई, जरूरत पड़ गई, क्या चाहिए उनको? टू रीच इंडिया। इंडिया इंडिया आना ही है उनको, विदाउट डीलिंग विद द अरब एंड तुर्क। तो सवाल यह है कि वो इंडिया इसलिए आना चाहते हैं मसाले के लिए। क्यों मसाला चाहिए उनको? अपने मीट को बचाना है, प्रिजर्व रखना है, और लग्जरी गुड्स की जरूरत है, प्रॉस्पेरिटी वहां है। वहां पे डिमांड, इकोनॉमी का वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप समझ जाइए कि उड़ीसा में नमक की, काले नमक की बहुत लोग खाते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर महाराष्ट्र में भी काला नमक है तो आप मुझे बताइए, मैं भेज दूंगा। ठीक है, नहीं आप मुझे मत बताइए, लेकिन आपको पता है अगर महाराष्ट्र में काला नमक है, सो रॉक सॉल्ट है ज्यादा, तो आप बोलोगे हाँ चलिए महाराष्ट्र आएंगे, महाराष्ट्र से खरीद के ले जाएंगे, उड़ीसा में बेचेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया कि वहां क्या जरूरत है, तो वहां के लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। जहां पे कमी रहती है वहीं से आदमी निकलता है ना, कमाने के लिए। एंड देन व्हाट? वेनिस एंड जिनोवा टू स्मॉल टू स्टैंड अप द तुर्क। छोटे छोटे जो वेनिस और जिनोवा वगैरह थे, वो तो तुर्क से लड़ ही नहीं पाते थे। स्पेन एंड पोर्चुगल एडेड विथ मनी एंड मैन बाय नॉर्थ यूरोपियन एंड शिप टेक्निकल नॉलेज बाय द जूनियर्स। तो एक्चुअली पता है, स्पेन और पोर्चुगल, सबसे पहले पोर्चुगल ने थोड़ा बहुत पैसा लगा और बोले कि चलो पैसा लगाते, टेक्निकल नॉलेज लगाते शिप पे, और कहाँ हम चलेंगे? कहाँ चलेंगे हम आएंगे इंडिया की तरफ। द पोर्टुगीज द पाइनियर फॉलो बाय द डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच रिस्पेक्टिवली टू रीच इंडिया। तो याद रखना, ये जो सिक्स स्टेटमेंट है, वैसे भी मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, लेकिन जो सिक्स स्टेटमेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले कौन आया? पोर्टुगीज आया, फिर कौन आया? डच आया, फिर कौन? इंग्लिश आया, फिर कौन आया? डेन्स आया, फिर कौन आया? फ्रांस आया। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले 1498 में, आप सबको पता है, वास्को डिगामा नाम बहुत सुना होगा आपने बचपन में, वास्को डगामा, डगामा। ठीक है, तो कौन आया? वास्को डगामा आया। कब आया? 1498 में। कब आया? 1498 में। और वो कौन था? पोर्चुगीज का आदमी था। कौन था? एक सेकंड रुकिएगा। आइए देखते हैं। सो 1498 में कौन आया? सबसे पहले कौन आया? वास्को डगामा। वास्को डगामा कब? वो कौन है? पोर्चुगीज का आदमी है। कब आया है? इंडिया में आया। फिर उसके बाद देखेंगे तो डच आए हैं। कौन आया? डच आया। सो डच भी आए थे मछलीपट्टनम में, जो कि कहाँ आए थे? 1602 में। ठीक है, फिर कौन आ रहा है? ब्रिटिश। ब्रिटिश आप कहाँ आ रहे हैं? सूरत में आ रहे हैं। फिर डेन्स आ रहे हैं। कौन आ रहा है? डेन्स आ रहा है। ठीक है, फिर कौन आ रहा है? फ्रांस। फ्रांस आ रहा है। तो फ्रांस याद रखना सबसे आखिरी में आया था। कौन आया था? फ्रांस। और अभी भी आपको पता है, फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे देश में आए, तो आप कमेंट में लिखिए फ्रांस के राष्ट्रपति है कौन। ठीक है, राजशमनी के पॉडकास्ट में भी आए थे अभी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लेटेस्ट के पूछ ही लेगा जरूर। तो आपको एक और चीज बता दूं कि अगर स्टेट सर्विसेज आप एग्जाम देख रहे हैं,
तो स्टेट सर्विसेज में हमेशा ये चीज देखा गया कि जो कि लेटेस्ट जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है उनके उनके प्रेसिडेंट का नाम जरूर पूछता है। और अगर वो फॉर इम्पोर्टेंट इवेंट में आए, जैसे रिपब्लिक डे में आए, तो वो पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल ओम बिरला, ठीक है, वैसे आपको पता है सबसे ओम बिरला साहब जो हमारे क्या है वो, ओम बिरला क्या है ओम बिरला, वो लोकसभा के स्पीकर है। वो कहाँ गए हैं? वो अभी लेटेस्टली बांग्लादेश के जो पीएम का जो ओथ है, ओथ एंड अफर्मेशन हो रहा है, वहां गए हैं। तो वो अटेंड करने गए। तो आपको पता रहे कि बांग्लादेश के सबसे पहले पीएम कौन है। तो ये बात भी आपको पता रहे, ठीक है। ठीक है। सो बच्चों, हमने हमने देखा कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन हम शुरू किए हैं, जिसमें हमने देखा सबसे पहले पोर्चुगीज आया, उसके पास उसके बाद डच आया है, ठीक है। देन उसके बाद ब्रिटिश आया है, ब्रिटिश, अंग्रेज। तो अंग्रेज गए भले हैं, लेकिन उसके बाद कौन आया? उसके बाद 1616 में हमारे पास डेन्स आया, फिर फ्रांस आया। फिर लास्ट में तो चलो ब्रिटिश रूल 57 के बाद बैटल ऑफ प्लेसियर बक्सर हुआ। उसके बाद 1765 में तो दिवाली राइट्स में शुरू हो गया। आपको बता दो, पोर्चुगीज की सबसे बड़ी बात, ये सबसे पहले आए और सबसे गए भी लास्ट में। तो आप बोलोगे सर कैसे गए लास्ट में? एक्चुअली ये गोवा से गए हैं। कैसे? गोवा। तो ये गोवा और दमन दीव में रहते ही लास्ट में, और गोवा से सबसे लास्ट में जाते हैं। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ था गोवा के लिए, तो ये लास्ट में जाते हैं। तो आते सबसे पहले हैं, जाते सबसे लास्ट में, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जैसे कि आपके रिश्तेदार आएंगे बहुत लास्ट, कुछ रिश्तेदार, और हमेशा चिपक के रहेंगे, ठीक है। तो आएंगे फिर जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, सिर्फ पोर्टुगीज की बात करें तो पोर्चुगल जो है, पोर्चुगल आपको पता है बहुत बड़े फुटबॉलर पोर्चुगल से है, ठीक है। सो जो पोर्चुगल है, जो पोर्टुगीज है, वो सबसे पहले आया था। तो ये आप तो एडवेंट इन द पोर्चुगल, तो ये इन्होंने पोर्चुगल कैसे आए थे हमारे देश में, सो हम वो देखेंगे, ठीक है। सो पोर्चुगल जो है वो सबसे पहले आते हैं इंडिया में, कैलिकट एक प्लेस है, ठीक है। और वहां आते हैं, और वो कौन है? वो जो पोर्चुगल का आदमी आता है वो वास्को डिगामा है। कौन है? वास्को डिगामा। आइए देखते हैं आगे। सो वास्को डगामा, ये नाम मत भूलिएगा। कौन है? वास्को डगामा। वास्को डगामा लेड बाय गुजराती गाइड, एक गुजराती गाइड थे, अब्दुल अब्दुल माजिद। तो अब्दुल माजिद एक गुजराती गाइड थे, और उनकी मदद से वो कहाँ आते हैं? इंडियन के वेस्टर्न कोस्ट में आते हैं। इंडियन के वेस्टर्न कोस्ट में आते हैं, जो कि जगह है कैलिकट। क्या है? कैलिकट। कब आ रहे हैं? 1498 में, ठीक है। 1498 में। तो मैं आपको बता दूं, 1498 में ये आते हैं, और इसके पहले 100 साल पहले एक और आदमी आता है इंडिया में। बताइए कौन है? 1398 में कौन आता है? मुझे कोई लिख के बताएगा। 1398 में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आते हैं इंडिया में। वेरी गुड, तैमूर। शाबाश, प्राउड ऑफ यू मैन। लग रहा है पढ़ाई अच्छी से चल रही है। सो ही हैड सक्सेसफुली डिस्कवर अ न्यू एंड स्मॉल एंड ऑल सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, ठीक है। तो जमोरिन देन द रूलर ऑफ कैलिकट वेलकम द वास्को डिगामा। मतलब सवाल दो पूछेगा, सबसे पहले आया कौन? वास्को डिगामा। तो उसको लेकर कौन आया? अब्दुल माजिद। कभी लेके आए? 1498 में। बताइए, ही हैड सक्सेसफुली डिस्कवर न्यू सीरो, ठीक है, कोई बात नहीं। उस समय कौन था वहां का जो वेलकम किया? जमोरिन। तो किंग जमोरिन। सवाल सिंपल सी बात की, सिंपल सी, जमोरिन एक इंसान है जिसने वास्को ड गामा को वेलकम किया। लाया कौन? अब्दुल माजिद। कौन लाया? अब्दुल माजिद। कब लाए? 1498। तो 1398 में कौन आदमी आया? वो कौन है? कौन है? शाबाश, तैमूर है। कौन है? तैमूर है। Sorry, he had successful. ठीक. The arrival of the Vasco da Gama India started a new era of a trade between the Portuguese and India. तो याद रखना, जब वो आया तो एक नया ट्रेड ऑफ एरा शुरू हुआ, ठीक है। वास्को द गामा मेड द 60 टाइम मोर प्रॉफिट इन इंडिया बिजनेस ऑफ अ ब्लैक पेपर। तो याद रखना, ब्लैक पेपर ये लोग हमारे यहाँ से ले जाते थे। कहाँ से? हमारे यहाँ से। इट वॉज इनफ टू लर द अदर मर्चेंट टू इंडिया। लर मतलब आकर्षित किया और मर्चेंट को, कि चलिए भाई 60% प्रॉफिट है, अगर आप मेरे महाराष्ट्र आएंगे और काला नमक अपने उड़ीसा ले जाओगे तो आपको 60% प्रॉफिट होगा। तो बाकी उड़ीसा के लोग नहीं, अब आपके बोलेंगे कि कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? बोले शशि सर के यहाँ से। शशि सर का घर कहाँ है? महाराष्ट्र। चलो आ जाओ, लेकर आते हैं उनके यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो आइए आगे शुरू करते हैं। अब दूसरा आदमी कौन आएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आकाश आ रहा है उड़ीसा से, आकाश उड़ीसा से आएगा और मेरे यहाँ से, हमारे यहाँ से, महाराष्ट्र से काला नमक लेके जाएगा, तो
दूसरा कोई भी व्यक्ति आएगा कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल हर्ष हर्ष भी बोलेगा कि अरे मुझे भी ले जाना है काला नमक, मैं भी बेचूंगा, क्यों? 60 टाइम प्रॉफिट मिल रहा है। तो दूसरा आदमी जो आता है वो कौन है? फ्रांसिस अल्मीड़ा। कौन है? अल्मीड़ा। ठीक है, अल्मीड़ा से याद है, अगर आपने मूवी देखी कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाँ कुछ कुछ होता है, अगर आपने मूवी देखी है तो वो जो अल्मीड़ा है उसमें भी अल्मीड़ा है। ठीक है, वही अल्मीड़ा है, वो मोटू सा आदमी। ठीक है, जॉनी लीवर जो अल्मीड़ा बने रहते हैं वहां पे। सो वो अल्मीड़ा आता है इंडिया में, एंड एज अ एज अ फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर एंड वाइसरॉय। सो व्हेन ही कम टू इंडिया, ये पहला पोर्चुगीज के गवर्नर और वाइसरॉय भी बनते हैं। In the light of a Portuguese trade interest and to establish a Portuguese authority in Indian Ocean, Almeida rendered the Blue Water Policy। देख रहे हो, जब ये अल्मीड़ा साहब आते हैं हमारे देश में तो ये क्या शुरू करते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी कुछ है ही नहीं, वो बस पोर्चुगीज अपने ही मन गढ़ंत उनकी कहानी है कि कहती है कि जो स्टैब्लिश ब्रिटिश टू स्टैब्लिश पोर्टुगीज अथॉरिटी इन इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में जो पोर्टुगीज अपनी अथॉरिटी क्लेम करनी चाहती थी, इसीलिए उन्होंने क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो सवाल है, बताइए फ्रांसिस अल्मीड़ा ने क्या शुरू किया है? वो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया है। और 1505 में आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ठीक है, देन अल्फेंसो अल्बुकर्क। एक तो मैं भी नहीं इसका नाम प्रोनाउंसिएशन कर पाता हूँ। तो इसका नाम है अल्फेंसो डी बारबेक्यू। आप एलबी कुरकू कुरिक्यू याद करने से अच्छा मैं बारबेक्यू याद बोलता हूँ। ठीक है, सो मुझे भी याद है अल्फेंसो बारबेक्यू, ये आते हैं 1509 में, और ये अल्मीड़ा के बाद आते हैं, और ये क्या बनते हैं? गवर्नर। तो पहला गवर्नर तो अल्मीड़ा है जो कि 1505 में, लेकिन वास्को डी गामा गवर्नर नहीं है बच्चों। गवर्नर कौन है? अल्मीड़ा है। ठीक है, आइए। In 1510, he snatched the Goa from the Yusuf Adil Shah, the ruler of बीजापुर। ये लाइन में आपको बता दो, यूपीएससी ने 2022 में पूछा हुआ है। तो पता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जो यूपीएससी के सवाल से वो आपके लिए ब्रह्मांड है, मतलब क्या है? ब्रह्मास्त्र है। तो अगर बच्चों आप एक बात आप सोचिए सबसे पहले कि अगर कोई सवाल यूपीएससी में ऑलरेडी आ गया है, तो अगर आप वो नहीं करिएगा तो आप तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो आप क्या बन गए? कालिदास। कालिदास पता है कालिदास क्या करता था? कालिदास है एक ऐसा इंसान जो कि इस पेड़ पे अगर खड़ा बैठा है तो यहीं से वो काटेगा तो शायद टहनी के साथ लेके नीचे जाएगा। तो अपने जीवन का कालिदास आपको खुद नहीं बनना है, किसी और को बनने दीजिए, लेकिन आप मेरी बात मानिए तो यूपीएससी के सवाल पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप ये उड़ीसा स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम जब भी दे रहे हैं तो यूपीएससी के कम से कम 15 सवाल के सवाल आपको रट लेने हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको बता दूं तो इसने जो बारबेक्यू है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूसुफ अदल शाह से क्या लिया? बीजापुर लिया, मतलब सॉरी, ही स्नैच द गोवा। उन्होंने गोवा किससे लिया? जो कि यूसुफ अदल शाह है, जो कि रूलर थे बीजापुर के। तो यूसुफ अदल शाह से गोवा कौन लिया है? कौन लिया है? बारबेक्यू। तो मतलब जो गोवा हमने आखिरी में पोर्टिकुस ने छोड़ा, वो गोवा किसने लिया था? बारबेक्यू नहीं लिया था। बारबेक्यू ने किससे लिया? यूसुफ अदल शाह से। ठीक है, सो और बारबेक्यू की बात बात करें, इन्होंने मलक्का को भी कैप्चर किया था, जो कि साउथ ईस्ट मतलब मलक्का स्ट्रेट, अगर आप याद रखोगे तो मलक्का स्ट्रेट है नीचे। तो इन्होंने साउथ ईस्ट एशियन में वो भी कैप्चर किया। ठीक है, मार्केट इन 50-50 एंड कैप्चर द हॉर्मोज। हॉर्मोज आपको पता पर्शियन गल्फ में वो माउथ पे है। ठीक है, सो वो भी इन्होंने कैप्चर किया था। ठीक है, आइए देखते हैं। नीनो दा कुन्हा एक दूसरे है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कौन आया? वास्को ड गामा। दूसरा कौन आया? अल्मीड़ा आया। तीसरा कौन है? बारबेक्यू आया। लेकिन अल्मीड़ा फर्स्ट गवर्नर थे। क्या थे? फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है, बताइए नीनो दा कुन्हा, जो नीनो दा कुन्हा है, ही assumed द गवर्नर ऑफिस आफ्टर द बारबेक्यू इन 1529। तो याद है ना 1509 में कौन आया? सबसे 15 से अल्मीड़ा आया। 1509 में कौन आया? 1505 में कौन है? अल्मीड़ा आया। 1509 में कौन है? बारबेक्यू आया। अब आपको 1529 मतलब 20 साल बाद गैप देखते रहिए। ठीक है, ठीक है, सो गैप देखते रहिए कि 1509 और 1509 और 5029। अब इन दोनों में देख रहे हो, अगर आप इन दोनों में देख रहे हो तो कितना गैप आ रहा है? 20 ईयर्स का। तो 20 ईयर के बाद कौन आ रहा है? नीनो द कुन्हा 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 साहब आ रहे हैं। और ये क्या है? ही रिमेन गवर्नर टिल 5038।
तो सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टुगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा, वेयर द स्पेनिश ट्रेवलर कोलंबस डिस्कवर्ड द रूट टू अमेरिका। तो ये तो एक्चुअली फैक्ट हो गया, थोड़ा सा फैक्ट जानकारी जो कि आपके जीके की जानकारी है। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी मैं पूछेगा तो आपको याद है सबसे पहले वास्को ड गामा, उसके बाद अल्मेडा, उसके बाद बारबेक्यू, उसके बाद नीना दा कुन्ना। जो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट, जैसे नीना कुन्ना, ठीक है, इन्होंने एक ऑफिस लिया था, इसके बाद बस इससे साथ आपको, लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है कि यूपीएससी ने पूछा है कि बीजापुर से गोवा किसने है। तो गोवा क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? गोवा क्योंकि पोर्टुगीज उसको दिया था 1510 में, और उसको छोड़ भी रहा है सबसे आखिरी में। ठीक है, ऑपरेशन विजय लिया था, हमने किया था गोवा को अपने से वापस लेने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो प्लीज कोशिश कीजिए कि आप एक्टिव रहें क्लास में। ठीक है, आपको सोना नहीं है, जागते रहिए। ठीक है, अगर सोना है तो जागते रहिए। ठीक है, क्योंकि अगर घर में पड़ा है सोना तो कैसे, आपको जागना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, आइए देखते हैं। फैक्टर फॉर डिक्लाइन ऑफ द पोर्टिक्यूस इन इंडिया। अगर मैं फैक्ट बोलूँ कि पोर्टिक्यूस क्यों डिक्लाइन हो गए, तो आइए कुछ देखते हैं वजह कि पोर्टिक्यूस अगर डिक्लाइन हुए तो क्यों हुए। इमरजेंस ऑफ द पावरफुल डायनेस्टीज इन इजिप्ट, पर्शियन एंड नॉर्थ इंडिया। तो अगर आप देखोगे तो कुछ डायनेस्टीज हैं जो कि जैसे कि कौन कौन सी है, जैसे कि इजिप्ट है, पर्शिया है, नॉर्थ इंडिया, एंड द अपीयरेंस ऑफ द मराठा एज अ नेबर। तो जब उस समय पोर्टुगीज आया तो अकेला थोड़ी है यार, इजिप्ट के उस समय लोग आए, पर्शिया के कुछ लोग आए, नॉर्थ इंडिया तो वैसे ही चल रहा था। तो उस समय जो पोर्टुगीज उससे थोड़ा हैवी थे, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं कर पाए। पॉलिटिकल फियर अरोज बाय द एक्टिविटी ऑफ ज्यूइश मिशनरीज, hatred of the persecution such as inquisition that caused the reaction of the Portuguese spiritual pressure। तो पोर्चुगल में स्पिरिचुअल प्रेशर भी रहता था, जूइश मिशनरीज उस समय भी आ गई थी। राइज ऑफ इंग्लिश एंड डच कमर्शियल एम्बिशन चैलेंजिंग द पोर्टुगीज सुप्रीमेसी। याद रखना, कभी भी अगर उड़ीसा के आप आ रहे हो नमक लेने, तो बंगाल वाला नहीं आएगा का? क्या उसके बिहार के, झारखंड के लोग नहीं आएंगे हमारे पास कि सर हम भी नमक लेंगे, हम भी नमक लेंगे? तो आप अगर कोई अच्छा चीज शुरू कर रहे हो तो अपने पड़ोसी भी तो आपसे तकलीफ होगा। तो वैसे ही जो इंग्लिश है, वो डच है, ये सब पोर्टुगीज के पड़ोसी रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ये भी क्या, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो इनका भी एक चैलेंज रहता था सुप्रीमेसी पे। रैम्पेंट करप्शन बहुत तगड़ा चल रहा था, ग्रीड चल रहा था, सेल्फिशनेस चल रहा था, एंड अलोंग द पायरेसी एंड द क्लेंसिंग ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ द पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आपको पता है, मतलब यहाँ से लोग क्या करते थे, जो पोर्टुगीज के बहुत सारे जो क्या बोलते हैं, पायरेसी होती थी उनके साथ। कैसे होती थी कि जो लोग नाव में सब नाव से जो सब क्या बोलते हैं, यहाँ से जो भी चीजें लेके जाते थे, ठीक है, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, मसाले हो गए, तो वहां पे जाके ये कहते थे कि यहाँ से हम 100 किलो लेके जा रहे हैं, वहां जाके बोलते थे सिर्फ 50 किलो लाए, 50 किलो रास्ते में भेज देते थे। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी नोटिस किया, मतलब ये भी एक वजह था कि रैम्पट करप्शन बहुत तगड़ा चल गया, ग्रीड हो गई, लालच आ गई, इतना पैसा, मतलब नाविक लोग ही पगला गए इतना पैसा देख देख के। ठीक है, चलिए। So diversion of the Portuguese colonizing ambitions toward the west due to the discovery of Brazil। और याद रखिए, ब्राजील भी नया नया निकला था। ठीक है, ब्राजील तो आपको पता ही है कि साउथ अमेरिका में आता है। ठीक है, तो ब्राजील जो है, सो ब्राजील के पास, ब्राजील का डिस्कवर जैसे हुआ तो लोगों ने खुद का डाइवर्जन उस तरफ भी किया। आप समझ रहे, 500 साल पहले लोगों को पता ही नहीं था कि दुनिया कैसी होती है, तो सिर्फ 500 साल पहले ही समझ में आया कि दुनिया कैसी हो रही। कुछ लोग ब्राजील भाग रहे हैं, कुछ लोग इंडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि यहाँ चलिए कमाते हैं बढ़िया सा। तो वही ये जब नया नया एक्सप्लोर हुआ है, तो क्यों ना हम भी कुछ खा पी ले, यही चलता है। आगे देखते हैं, आइए कुछ फैक्ट हम रखते हैं। ठीक है, तो ये तो वैसे हमको करना तो था ही, तो फिर भी हम देखते हैं कि आइए कुछ फैक्ट जो रटते हैं। बेसिकली ये फैक्ट इसलिए रटा रहा हूँ कि मुझे पता है कि एग्जाम में आपको सवाल मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सो तो आइए देखते हैं। सी, Portuguese Portuguese were the Portuguese were the first to establish the trade relation during the medieval time। तो याद नहीं तो हमको पता ही है, कौन आया था बताइए ना, कौन आया था बोल। हु केम इन Portuguese कौन आया था Portuguese की तरफ से? वो आए थे, कौन आए थे? वास्को ड गामा। कब आए? 1498। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ द अराइवल ऑफ कंपनी, ठीक है, पता है आपको, पोर्टुगीज है, डच है, इंग्लिश है, डेन्स है, फ्रांस है। फ्रांस सबसे आखिरी में आया था, पोर्टुगीज सबसे पहले आया, सबसे लास्ट गया। ठीक है, पी के बाद डी, पी डी। ठीक है, पी डी ई डी, पी डी ई डी, इंग्लिश डच।
ई की बात तो याद ना, FEABCD, EF, तो ई तो आएगा और एफ लास्ट में। तो FABCD में सबसे पहले एफ लास्ट में आता है बच्चों, ठीक है, अरे आता ही है। और पर्टिकुलर सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पानी पीऊंगा, तब तक थोड़ा सा आप भी पानी पी लीजिए। ठीक है, चलिए ज्यादा पानी मत पीजिए, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा। So Portuguese were the first to arrive in 1419 and to leave India in the 1961 and were last to leave the India. ठीक है। तो 1961 में द पोर्टुगीज गवर्नर वॉस ऑफ गोवा वॉस मैनुअल एंटोनियो वासालो सिल्वा। सिल्वा याद रखिए बस, मैनुअल एंटोनियो सिल्वा, ठीक है। तो जोस फेरेरियो बोसा वॉज द गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ गोवा व्हेन द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947। तो 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली थी, तो बोसा साहब थे। कौन थे? बोसा। तो बोसा वॉज द गवर्नर ऑफ गोवा उस समय। और जब इनको हटाया गया, पोर्टुगीज को वहां से हटाया गया, तो वो उस समय कौन बना था 1950 1961 के दौरान? एंटोनियो सिल्वा। आप सिर्फ एंटोनियो सिल्वा याद रखिए, ठीक है। अमंग ऑल यूरोप, पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द सी ट्रेडिंग रूट इंडिया, ठीक है, वही है। पोर्टुगीज इन 1503 एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचीन, वेयर एज द सेकंड फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट कन्नूर। तो कोची में, कोची आपको पता है कोची किधर है? ठीक है, के एक सेकेंड, केरला में ही है वैसे तो, इधर इधर इधर, ठीक है। सो याद रहे आपको, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट चेक है, मतलब फैक्ट चेक इसलिए मैंने आपको कराया कि ये तो ना एग्जाम में रटे हुए रटे रटे चीज है, तो आता ही रहता है एग्जाम में। अब हम देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन, मतलब एडवेंट ऑफ यूरोपियन में हम दूसरे चलेंगे डच की तरफ। तो आपको पता है सबसे पहले डच आए कब है? ठीक है। तो डच के पहले कौन आया? पोर्टुगीज आया। डच के पहले कौन आया? पोर्टुगीज आया। उसके बाद कौन आ रहा है? डच आ रहा है, ठीक है। फिर कौन आएगा? ई से कौन है? इंग्लिश है। फिर कौन है? डेन से। फिर कौन है? एफ से फ्रांस से, ठीक है। सो विल डिस्कस की हाउ द एडवेंट ऑफ डच केम इन इंडिया। आइए देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने ज्यादा तो कोशिश नहीं किया कि मैं आपको बहुत ज्यादा जानकारी दूं, सिर्फ कोशिश किया कि एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, क्योंकि अननेसेसरी आपको यहाँ पे पीएचडी बनाने के लिए तो बैठा नहीं हूँ, और ना आप बनना चाहते हो कि पीएचडी ले लीजिए, आप डॉक्टर की डिग्री ले लीजिए, ठीक है। सो द यूनाइटेड, आइए देखते हैं कि कैसे डच, जो डच है वो कैसे आया है, वो कैसे आया। द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, जिसको हम डच, मतलब डच की कंपनी थी, जो फॉर्म इन 1602 बाय द चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट, हैड द पावर टू वेज अ वॉर, मेक ट्रीटी एंड टू बिल्ड फोर्ट। तो जो जो डच की कंपनी, जैसे ब्रिटिश की इंग्लिश इंडिया कंपनी है, वैसे ही डच की कंपनी थी, वो 1602 में बनी, वो आई थी। तो इन्होंने फैक्ट्री कुछ बनाया, जैसे कि इन्होंने मछलीपट्टनम बनाया, तो याद रखना सबसे पहली पट्टनम इनकी बनी मछलीपट्टनम। फिर पुलिकट में बना, पुलिकट लेक है, आपको पता है पुलिकट लेक कहाँ है? जैसे कि आपको पता है आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में एक लेक आती है, क्या बोलते हैं, एक सेकंड। तो पुलिकट पुलिकट लेक है, कि जहाँ आप अगर देखेंगे तो ये ऐसे, ये तमिलनाडु है, ठीक है, इधर आंध्रा है, इन दोनों के बीच में एक लेक आती है, वो पुलिकट लेक है। यूपीएससी पूछता है क्या पुलिकट लेक इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा? तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपका जो पुलिकट लेक है वो नीचे है, वो चेन्नई के आसपास है, और ऊपर है, तो गोदावरी यहाँ आ जाती है, गोदावरी यहाँ आती है, कृष्णा यहाँ आती है। पुलिकट लेक जो है वो कहीं बीच में है, तो कभी भी कन्फ्लुएंस तो नहीं है, लेकिन बीच में रहता है इन दोनों के, ठीक है। पुलिकेट लेक, ये आपको है। सूरत, सूरत से अगर मेरे को याद है तो सूरत में एक नदी आती है, कौन सी नदी है? ताप्ती। तो ताप्ती एक रिवर है, ताप्ती का सोर्स पॉइंट कौन है बताइए? अब आप बोलेंगे कि सर हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी में घुस गए। अरे नहीं, बताइए ना, आप भी तो 8 महीने से पढ़ रहे हैं। ताप्ती का सोर्स पॉइंट क्या है? ताप्ती का सोर्स पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ताप्ती का सोर्स पॉइंट, ताप्ती जो है वो सूरत में जाती है। और ताप्ती जो है, एक्चुअली वी हैव अ नर्मदा जो कि भरूच में उतरती है। एक्चुअली गुजरात में आप देखो तो सूरत नीचे है, फिर थोड़ा सा उधर भरूच है। सो क्या होती है कि नदी आती है, जो कि नर्मदा है, वो नर्मदा का सोन पॉइंट क्या, नर्मदा का सोर्स पॉइंट क्या है? सोन रिवर। सोन और नर्मदा, जो दो रिवर है, वो क्या होती है? अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक इज द सोर्स पॉइंट ऑफ टू रिवर, नर्मदा, और दूसरी क्या है? दूसरी है सोन। और उसी के नीचे एक और है जो साथ में चलती है, वो है तापी, ठीक है। चलिए कोई नहीं, विमलीपट्टनम, करिकल, चिनसुर, बहुत सारे, ठीक है, कोई उतना नहीं है।
बट आपको याद है ना कि डच की पहली फैक्ट्री है मछलीपट्टनम और डच जो सेकंड है। ठीक है। मैंने आपको कुछ पुलिकट के बारे में बताया कि कॉन्फ्रेंस नहीं है गोदावरी और कृष्णा का। सूरत के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ ताप्ती आती है। चलिए, अब डिक्लाइन क्यों है इंडिया में? द डिफीट ऑफ डच इन द एंग्लो डच वॉर राइवलरी एंड द शिफ्टेड ऑफ डच अटेंशन टुवर्ड द मलाय अर्पीज लेगो। ठीक है। तो मलय की तरफ बढ़ चुके थे ये लोग। और एक्चुअली कहानी ये कहती है कि आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र से जब आप काला नमक लेने आ रहे थे तो आपने नोटिस किया रहेगा कि जब भी आप महाराष्ट्र से काला नमक लेने आ रहे हो तो आपके जो अड़ोसी पड़ोसी अगर आपसे उनका झगड़ा होने लगेगा, अगर आप उसको हार जाओगे तो आप महाराष्ट्र पे फोकस नहीं करोगे। आप देखो यार गुजरात में भी कुछ मिल रहा है, चलो वहां से ले लेते हैं। तो लोगों ने फॉर एग्जाम्पल पोर्टुगीज ने भी थोड़ा सा डाइवर्जन खुद को डाइवर्ट किया, लाइक ड्यू टू लाइक ब्राजील उनको दिखा, ये इनको दिख रहा है अरबी अच्छी पिलाजो दिख रहा है इनको। ठीक है। और इन्होंने क्या हुआ, इंग्लिश ने डिफीट कर दिया डच को। कौन से? ट्रीटी ऑफ सॉरी बैटल ऑफ बिदारा। तो बी बिदारा, बी और डी, बी से कौन होगा? ब्रिटिश, और डी से कौन होगा? डच। तो ट्रीटी ऑफ सॉरी बैटल ऑफ बिडारा में 1759 में डच ने हरा दिया, डच को हरा दिया। किसने हराया? इंग्लिश ने। किसने हराया? इंग्लिश मतलब ब्रिटिश। सो अगर मुझे खुद भी याद नहीं होता कि बैटल ऑफ बिदारा कब हुआ है, 1759 तो याद हो गया, चलो ठीक है, बट बाकी क्या हो रहा है देख रहे हैं। तो बी से क्या होगा? ब्रिटिश। डी से कौन होगा? डच। सो बैटल ऑफ बिदारा। तो आपको याद रहे कि बैटल ऑफ बिदारा में क्या हुआ, इंग्लिश ने डच को हरा दिया। तो डच ने बोला चल भाई चलते हैं, फोकस करते हैं अर्ची पिलाजो में। ठीक है। वहां पे पोर्टुगीज ने भी खुद को ब्राजील की तरफ डाइवर्ट कर लिया था। तो ऐसे ही एक दूसरे को लोग डाइवर्ट करते रहते हैं कि ठीक है अभी टारगेट उनका क्या होगा। अगर आपसे झगड़ा, आपका बहस हो रहा है, झगड़ा हो रहा है कि यार महाराष्ट्र से काला नमक नहीं मिला, चलो यार गुजरात में फोकस कर लेते हैं, वहां भी तो कुछ मिल रहा है। ठीक है। सो डच इज नॉट लाइक, डच इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आपको पता है कि मछलीपट्टनम में इनकी एक फैक्ट्री रही है। आइए देखते हैं। डच वेयर द फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इंडिया। पता है इनकी मतलब डच की जो कंपनी में बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं। जैसे 1602 में बाय रेजोल्यूशन पास बाय द डच होलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। दिस कंपनी हैज अ मोनोपोली टू ट्रेड, टू अटैक एंड विन टेरिटरी इन द ईस्टर्न कंट्रीज। ठीक है। इट्स ईस्टर्न सेंटर वाज सिचुएटेड इन बताविया करंटली जकार्ता। ठीक है। ये सब उतना ज्यादा कंटेक्सचुअल नहीं है। आपको सिर्फ सी सी आपको एक और चीज बता दो, मे बी यू विल बी थिंकिंग कि हम कुछ चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। द रीजन ओनली बिकॉज ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन इज अ वेरी ट्रिकी टॉपिक। तो इतना आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आप सब याद करने के चक्कर में रहोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। जैसा अगर कभी कभी हम थाली में बहुत सारी चीज आ रही है तो ये फोकस करिएगा कि ये भी खा लो वो भी खा लो, सबका टेस्ट ले लो, तो सबका टेस्ट लोगे तो किसी का टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है। सो हमको कोशिश करना है कि हमको प्रायोरिटी देखने की कौन सा चीज इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कौन सा नहीं है। आइए देखते हैं, इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। सो इंग्लिश की तरफ, इन 1599 a group of merchant adventure founded English East India Company, or the governor and the company of merchant trading into the ईस्ट इंडीज इन इंग्लैंड। इंडिया मतलब इंग्लैंड में ही शुरू हुई थी कंपनी 1599 में। अब देखिए, इन दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी अ चार्टर ऑफ 15 ईयर टू ट्रेड विद द ईस्ट। अकबर वाज द किंग ऑफ इंडिया देन। देख रहे हो, मतलब 1600 में जब वो बनी है कंपनी, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो जब भी बनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ठीक है, वो कब बनी है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है 1600 के पास, और उसको 15 साल में चार्टर मिला उसकी, क्वीन एलिजाबेथ ने दिया कि चलो जाओ तुम कहाँ ट्रेड करोगे? ईस्ट में। और ईस्ट में ट्रेड होगा। ठीक है। और जब ट्रेड होगा तो कौन है? अकबर। कौन है? अकबर। सो अकबर वॉज द किंग ऑफ इंडिया। अकबर उस समय किंग ऑफ इंडिया थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। तो लिवेंट कंपनी इन 1590 गॉट चार्टर फॉर द लैंड ट्रेड विथ इंडिया। एक लेवेंट कंपनी करके थी, वो चार्टर पाई थी लैंड ट्रेड करने के लिए इंडिया से। ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, जहांगीर के समय 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश देयर फर्स्ट टेम्पररी एट मछलीपट्टनम। याद रखना, मछलीपट्टनम में डच ने भी बनाया है, तभी तो आप देख रहे हो कि ट्रीटी ऑफ बितारा जैसा कुछ हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको? ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ बितारा तो आपको वैसे 1759 में हुआ है। ठीक है। बट आप एक चीज देखिए कि वही मछलीपट्टनम में तो इंग्लिश भी घुस रहा है, ब्रिटिश भी घुस रहा है।
इन 1630 द इंग्लिश एस्टेब्लिश द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री। कहाँ बना है? सूरत में। कहाँ बना है? सूरत। वही सूरत की बात कर रहा था जहाँ पे कौन सी नदी है? तापी नदी। Dutch established their factory at Surat in 16, followed by the French in 1668। देख रहे हो सूरत एक ऐसा जगह हो गया कि पहले तो वहां पे इंग्लिश ब्रिटिश भी बना रही है, लेकिन डच भी बना रहा है। डच का तो पहले मसूलीपट्टनम में था ही, बट यहाँ पे भी ये लोग बना रहे हैं। ठीक है। और फ्रेंच का 1668 में। फ्रेंच ने कब बनाया? 1668 में। ठीक है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी, आपको फैक्ट्रीज का नाम, आपको फैक्ट्री का नाम है, ये थोड़ी याद करना है कौन सा कहाँ बना, बस याद रखिए कि उसका पहली फैक्ट्री कहाँ बनी है। एग्जाम में ऐसा पूछेगा पहली फैक्ट्री कहाँ बनी है। ठीक है। ठीक है। थॉमस बेस्ट वॉज द थॉमस बेस्ट वो ठीक है। थॉमस बेस्ट वॉज द इंग्लिश ऑफिसर हु डिफीटेड द पोर्टुगीज एट अ प्लेस नेम सोगली। ठीक है। एक थॉमस बेस्ट तो इंग्लिश ऑफिसर जिसने पोर्टुगीज को हराया था। In 1661, King of Britain Charles II married to the Portuguese Princess Catherine and received Mumbai as the gift, which was leased to East India Company on the payment of £10 annually। कहानी देख रहे हो? यहीं से तो पूरा खेल पलट गया। क्यों? क्योंकि पोर्टुगीज बहुत पैसा पाता, लाइक क्या बोलते हैं, मुंबई से। तो जो मुंबई जो है, आपको बता दूं मैं खुद भी मुंबई से ही हूँ। ठीक है। सो जो मुंबई है वहां से क्या है कि जो मुंबई है वो उन्होंने गिफ्ट में दे दिया। किसको? किसको दे दिया? पोर्टुगीज ने दे दिया ब्रिटेन के राजा को। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया का ब्याह किया था। तो अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने अपना £10 एनुअली में दे दिया, इतना कम सस्ते दाम में। दहेज, जैसे आप भी ऑफिसर बनेंगे तो दहेज देंगे ना। लेना नहीं है, तुम लोग तो खुशी हो जाते हो जब बोलता हूँ लेने के लिए। So, English governor of Bombay, John Child, in 1680, surrounded by Mughal fort in Bombay and other Mughal fort on the western coast, tried to imprison the Hajj traveler to going to Makkah, as a result of which Aurangzeb expelled him from India। तो इंग्लिश गवर्नर जो उस समय क्या रहते थे, जैसे 1668 में, उन्होंने कुछ हज ट्रैवलर जो जा रहे थे उनको रोकने की कोशिश की, और इसी में क्या हुआ कि औरंगजेब को मालूम पड़ा, औरंगजेब ने इनको ही हकाल दिया, मतलब निकाल दिया। ठीक है। तो ये देखते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्रेंच का कैसे इन्वेजन हुआ इंडिया में। सो अगर आपने देखा तो डेन्स इज नॉट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट आपको पता रहना चाहिए कि फ्रांस कैसे आया हमारे देश में। ठीक है। तो आपने एक चीज देखी रहेगी कि व्हेन वी आर सेइंग कि देखिए फ्रांस कैसे आ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट में तो फ्रांस आया। ठीक है। लास्ट में कौन आया? फ्रांस आया। बट फ्रांस के पहले भी बहुत सारे लोग आके चले गए। जैसे कौन कौन आया सबसे पहले कौन आया बताइए? पोर्टुगल। उसके बाद कौन आया? उसके बाद कौन आया? डच। डच के बाद कौन आया? ब्रिटिश। ब्रिटिश के बाद डेन्स आया था। डेन्स तो उन्होंने ज्यादा नहीं इन्फ्लुएंशियल रहे। देन कौन आया? फ्रांस आया। तो फ्रांस फ्रांस से याद है कि फ्रांस का अभी प्रेसिडेंट भी है। ठीक है। ठीक है। वो भी इंडिया आए हुए। कौन है वो? बताइए। तो ये देखते हैं फ्रांस के बारे में। सेटलमेंट इन इंडिया। इंडिया इन्होंने शुरू किया फ्रांस ने। कैसे? देखिए, इंडिया पौंडीचेरी डेवलप एज अ हेडक्वार्टर हु फर्स्ट ग्रांटेड टू फ्रेंकोइस मार्टिन द डायरेक्टर ऑफ मछलीपट्टनम फैक्ट्री बाय द वलीकोंडापुरम गवर्नर शेर खान लोधी इन 1763, फाइनली इनकॉर्पोरेटेड इनटू इंडियन यूनिट इन 1954। तो याद रखना कि जो एक्चुअली फ्रांस ने पहले पौंडीचेरी में थोड़ा इन्होंने शुरुआत की थी। और हाल फिलहाल आपको बता दो, पौंडीचेरी को हमने इंडिया में ले लिया था, पार्ट बना लिया था 1954 में, और इंडियन यूनियन में आ गया। पौंडीचेरी से आता है तो मतलब आपको बताइए पौंडीचेरी कौन सा कैसा स्टेट है? पौंडीचेरी इज अ स्टेट विद द लेजिस्लेचर। और ये क्या हमारे लोकसभा में इलेक्शन में यहाँ से एमएलए एमपी आते हैं? हाँ आते हैं। क्या यहाँ पे राज्यसभा से एमपी आते हैं? जरूर आते हैं। तो पौंडीचेरी, न्यू दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर, दे ऑल आर रिप्रेजेंटेड इन यूनिट, दे आर रिप्रेजेंटेड राज्यसभा ऑल्सो। तो ये आपको पता रहे। ठीक है। पॉलिटी का भी नॉलेज आपको देते चल रहा हूँ, साथ ही साथ आपका रिवीजन पॉलिटी का भी हो रहा है। चलिए, एंग्लो फ्रांस राइवलरी इन इंडिया। एंग्लो फ्रांस राइवलरी हमेशा एक टसल रही है। एंग्लो मतलब होता है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश का फ्रांस के साथ राइवलरी हमेशा शुरुआत बहुत सालों से। ठीक है। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इंडिया में शुरू हो गई थी, कोइंसाइड विद द वॉर बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो क्यों हुआ? क्या जरूरत पड़ गई? फॉर द प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट। सही बात है कि नहीं? जब आकाश और हर्ष आएगा महाराष्ट्र, तो दोनों को ही तो लगेगा ना कि यार
प्रोटेक्शन और एन एक्सपेंशन दोनों सोचेंगे कि यार कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए काम करें, तो हमेशा टसल चलेगी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया एंड यूरोप प्रोवाइडेड अ pretext to the contest their claims which to be culminated in the three Carnatic wars। तो आपने देखा कि एक्चुअली क्या हुआ कि जब मतलब इवन द फ्रांस also wanted to expand for the commercial interest, even the क्या बोलते हैं, even the British also wanted to expand their expansion, like expanded their territory, कि उनको कहाँ पे उनको क्या बोलते हैं, अपना ट्रेड करना है, तो दे वांटेड टू एक्सपांड, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो इसके वजह से क्या हुआ, इट कल्मिनेटेड इनटू थ्री वॉर्स, जिसके वजह से क्या हुआ कि थ्री वॉर्स जो आ गए वो आ गए। ठीक है, तो तीन तीन वॉर हुए हैं जिसके से इसको हम कार्नेटिक वार बोलते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं सबसे पहले, कि जो कर्नाटिक कर्नाटिक वॉर जब भी आप सुनिएगा, कर्नाटिक कर्नाटिक वॉर जो आप सुनेंगे, तो कर्नाटिक वॉर जो है वो किसके बीच में है, सवाल ये है सबसे पहले। तो वो एंग्लो फ्रांस वॉर है, एएफ। कौन सा वॉर है, एएफ। एएफ एएफ के बीच में क्या आता है, सी आएगा कहीं ना कहीं, तो एंग्लो फ्रांस वॉर, तो वो उसका नाम है कर्नाटिक वॉर। तो पहला वॉर हुआ 70-40 में, पहला वॉर कब हुआ 70-40, दूसरा वॉर हुआ 70-49, तीसरा वॉर हुआ है 70-58। इसको बैटल ऑफ बैंडी वॉश करते हैं, बैंडी वॉश, इसको 7 ईयर वॉर भी बोलते हैं, बहुत फेमस है। ठीक है, एक्चुअली आप बोलेंगे तो 70-58 से 70-63 लगभग 6 साल ही होगा। ठीक है, बट एक्चुअली मोटा मोटा इसको 7 ईयर वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुआ वो 8 साल चला, 8 साल के आसपास चला है। और ये जो हुआ एंग्लो फ्रांस का वॉर हुआ, ये 70-48 में बंद हुआ। और क्या साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ एक्सला चप्पल। तो पहले चप्पल चप्पल उतरेगा, जब आप लड़ाई करते हो तो सबसे पहले क्या शुरू होता है, चप्पल। कुछ लोग होते हैं ना कमजोर लोग, हाथ घुसा नहीं चलेगा, चप्पल निकलेगा। ठीक है, तो याद रखना कि चप्पल जो है वो पहले ही निकल गया, पहले ही कर्नाटिक वार में। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, सेकंड कर्नाटिक वॉर। सेकंड कर्नाटिक वॉर कब हुआ, 70-49 में। देख लो, चप्पल निकल गया 48 में, एक ही साल का वेट किया फिर शुरू हो गए। Although it was also inconclusive, it undermined the French power in South Indian Asia। ठीक है, वाया द इंग्लिश। ठीक है, सो सेकंड कर्नाटिक वॉर कब हुआ, 70-49। अब उसके 4 साल बाद फिर क्या हुआ, 7 ईयर वॉर जिसको हम बोलते हैं, तो डिसीजिव वॉर। क्योंकि डिसीजिव इसलिए था, यहाँ से डिसीजन निकल के आया था। और डिसीजन क्या था, बैटल ऑफ बंडीवास, बैटल ऑफ बंदीवास, जो कि 70-60 से 70-61 तक चला है। और आपको पता है 70-59 में इस समय बैटल ऑफ बिदारा भी चल रहा है। ठीक है, इस समय बैटल ऑफ बिदारा, बिदारा किसके चला है बताइए, आइए आपके देखिए। बिदारा का बी और डी, तो बिदारा क्या है, बी और डी, तो बी और डी कौन है, ब्रिटिश और डच। ठीक है, सो ये डिसीजिव वॉर इसलिए था, व्हाई वी यूज्ड टू से डिसीजिव वॉर, द रीजन, बिकॉज यहीं से तो मालूम पड़ा, यहीं से उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो बैटल ऑफ वेंडिवस ने फाइनल किया कि चलो चलो फ्रांस, अब तुम्हारा समय खत्म, तुम अब ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रिटिश ज्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं। क्योंकि इसी के बाद 70-63 के बाद तो आप सोचोगे तो 70-65 आया है। 70-65 क्या है, दीवानी राइट्स जहाँ पे साइन हुआ है, कि अब ये लोग पैसा भी मांग सकते हैं इंडियन से। तो बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो कि पेरिस में ट्रीटी साइन हुआ, द फ्रेंच वेर अलाउड टू यूज इंडियन सेटलमेंट फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स वर बैन। तो याद रखना, डिसीजिव वॉर इसलिए है क्योंकि इन्हों बोला गया है फ्रांस वालों के, फ्रांस साहब, फ्रांस के जितने लोग हैं, आओगे कमर्शियल के लिए करना है तो करिए, नहीं तो फोर्टिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट जो होगा वो बैन हो जाएगा, तुम यहाँ रहोगे नहीं, फोर्ट नहीं बना सकते, फोर्टिफिकेशन आप फोर्ट्स वगैरह में नहीं बना सकते यहाँ पे। आपने सेटलमेंट के इरादे से मत आइए, आइए व्यापार कीजिए और चले जाइए। तो याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉर कौन सा है, थर्ड वॉर है, विच इज नोन एज व्हाट, विच इज नोन एज दी थर्ड कर्नाटिक वॉर, विच इज नोन एज द थर्ड कर्नाटिक वॉर। ठीक है, थर्ड कर्नाटिक, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर, द थर्ड कर्नाटिक वॉर। यहाँ पे डिसीजन आया था। देन वी हैव डिस्कस फर्स्ट, जहाँ से चप्पल, देख एक्सला चैपल, जहाँ पे ट्रीटी साइन हुआ 70-40, देन 70-49 एंड 70-58। ठीक है, सी आपको ईयर याद रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ईयर याद रहेगा। चप्पल सबसे पहले उतरा है तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। डिसीजन जहाँ पे आया, डिसीजिव वॉर रहा, वो थर्ड है, थर्ड में डिसीजन मिलेगा। और वो वेंडी वॉस है, क्या है, वेंडी वास, बैटल ऑफ वेंडी वास। वो 7 ईयर वॉर चला लगभग।
आइए कुछ देखते हैं कॉज, मतलब क्यों वॉर, मतलब वॉर क्यों हुआ उस समय, फ्रांस अगर वॉर लड़ा है तो क्यों लड़ रहा है। इन एडुकेट मिलिट्री एंड दी, मतलब फ्रांस का फेलियर का क्या वजह था। सो इन एडुकेट मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। सो याद रखना कि जो फ्रांस के पास इन एडुकेट मिलिट्री थी, मिलिट्री तो उनकी इन एडुकेट थी, और उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था उस समय उतना, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, पैसे की कमी। फ्रांस इन्वॉल्वमेंट इन यूरोप, बात क्या है कि फ्रांस यूरोप में भी इन्वॉल्व हो रहा है वहां भी, क्योंकि फ्रांस तो लगभग पड़ोसी रहा है वहां पे, तो वहां पे भी दिक्कत है। ठीक है। और याद रखना कि आपने पोर्टुगीज और ब्रिटिश की वॉर कम देखोगे, पूछो क्यों। क्योंकि उन्होंने क्या किया, तो शादी कर दी अपनी बेटी की तो मुंबई तो चला गया, तो उनका रिलेशन थोड़ा स्ट्रांग रहा है। इन मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ इंपीरियल फ्रांस, लैक ऑफ कमर्शियल इंसेंटिव ऑफ टू द फ्रेंच कंपनी। अब देखिए लड़ाई कमर्शियल, अगर वॉर वॉर लड़ रहे हैं वो लोग तो कमर्शियल इंसेंटिव तो देना चाहिए, और अगर वो कमर्शियल इंसेंटिव उनको चाहिए कि अगर वो अपने यहाँ से खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, यहाँ से वो इंडिया में मतलब अपने फ्रांस में जाके, तो वहां पे उनको कमर्शियल इंसेंटिव भी देना चाहिए। देन उन्होंने क्या किया, साउंड कमर्शियल बेस फॉर इंग्लिश कंपनी के लिए भी आपको कुछ बेस चाहिए रहेगा। ठीक है। आइए देखते हैं, सी एक्चुअली दिस आर लेफ्ट एज अ, क्या बोलते हैं, फैक्ट चेक। कि फैक्ट, आई आई हैव टेकन अ फैक्ट चेक। आपके लिए फैक्ट चेक क्यों रखा हूं, तो आप याद रखना जब आप मेरी क्लास में बैठोगे तो आपको फैक्ट चेक हमेशा डिस्कस करेंगे हम। फैक्ट चेक ये होती है कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो मतलब डायरेक्टली किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ओपीएससी में डायरेक्टली पीवाईक्यू आप समझिए, तो फैक्ट चेक मैं हमेशा रखता हूँ। ठीक है। तो ड्यूप्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम यूज टैक्टिक विच गाइडेड द फ्यूचर कैंपेन ऑफ इंग्लिशमैन। तो ड्यूप्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम यूज टैक्टिक, उस समय ड्यूप्लेक्स जो ने उसका फर्स्ट टाइम टैक्टिक यूज किया था। इट वाज द ड्यूप्लेक्स हु अपॉइंटेड द यूरोपियन फोर्सेस इनटू इंडियन कोर्ट ऑन द इंडियन एक्सपेंडिचर। देख रहे हो, तो ड्यूप्लेक्स ही था जिसने यूरोपियन फोर्सेस को, हु अपॉइंटेड द यूरोपियन फोर्सेस को इंडियन कोर्ट में लाने का काम किसने किया, ड्यूप्लेक्स ने। ड्यूप्लेक्स मतलब पर्सन लाइक वो फ्रांस के थे। An interference in the internal conflict of the kingdom in the light of what, in the light of the European interest, and shown the and shown the seeds of the European rule in India. ठीक है। and shown the seeds of European rule in India. ठीक है। सो उन्होंने ये भी किया। इन 1767 फ्रांस कैरोन headed an expedition. Francois Caron headed expedition to India, setting up the factory in this Surat in 1668। ठीक है, तो 1668 में उन्होंने फैक्ट्री शुरू की थी। आइए देखते हैं। सी आपको मैं बता दूं बहुत सारे नाम बहुत डिफिकल्ट है और उसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद करना जितना आप क्लास में पढ़ रहे हो आप पढ़िए। आप थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जो हम आपको एमसीक्यू भेजेंगे वो एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और आप अपने उड़ीसा स्टेट सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए बस। ठीक है। मरकारा, a Persian who accompanied the Caron, founded a French factory in Masulipatam in 1669 after obtaining a permission from the Sultan of Golconda। एक्चुअली जो मरकारा है उन्होंने भी मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री शुरू की थी 1669 में, और जब उन्होंने परमिशन कहाँ से टेकन द परमिशन फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। तो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के से जब उन्होंने परमिशन लिया तो मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली कोई। ठीक है। ठीक है। देन डच स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री डच ने कहाँ शुरू किया, मछलीपट्टनम में। कहाँ शुरू किया, मछलीपट्टनम। और ये चीज तो मैंने बता दिया कि डच ने कहाँ शुरू किया था, डच कौन है, सेकंड वाला। ठीक है। तो ये तो इन बंगाल दे स्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री एट पीपली। ठीक है, मतलब अब डच का तो क्या ही है, हमने तो जिक्र कर लिया है। ये देखते हैं। The trade with the Bengal started properly when the Dutch in 1653। तो एक्चुअली जो ट्रेड है बंगाल से वो शुरू हुआ पिपली पे, जब डच ने शुरू किया था 1653। ये थोड़ा फैक्ट चेक है इसलिए डच का भी जिक्र हो जा रहा है। In Chinsura, the Dutch fort was called as a Ustava fort. European got high-grade opium and saltpeter from Bihar। तो पता है, याद रखना अगर कोई बिहार पीसीएस का एग्जाम देगा तो उसको पूछेगा कि बताइए ओपीएम और साल्ट पेपर कहाँ से ले रहे हैं वो लोग, कहाँ से ले रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं बिहार से। ठीक है, आइए ना हमारा बिहार में, तो वो बिहार से। तो बिहार वॉज फेमस फॉर ओपीएम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है। बिहार में आज शराब बंद है, लेकिन बिहार उस समय ओपीएम प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। तो बिहार वॉज फेमस फॉर व्हाट, बिहार वॉज फेमस फॉर द ओपीएम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल।
तो ब्रिटिश रूल के दौरान जो बिहार है वो ओपियम प्रोडक्शन के लिए फेमस था, तो आपको याद रहे। ठीक है। तो थैंक यू, बहुत जल्दी आप सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी थैंक यू आ गया। तो एक्चुअली बात यह है कि ये क्लास हमने पहला ही क्लास रखा हुआ है, तो हमने कोशिश किया कि हम आपको ज्यादा नहीं पढ़ाए, एक स्मॉल, आप लाइक यू विल बिकम यूज्ड टू विथ मी आल्सो, और एक स्मॉल सेशन जहाँ पे हम कुछ 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 चीजें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर मी, लाइक थैंक यू फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, लाइक फॉर दैट्स इट फॉर द टुडे क्लास। सो मैं आपको बता दूं एक्चुअली हम क्या कैसे फॉलो करने वाले हैं। सो आपको मैं बता दूं, पहले तो सबसे पहले ये कि अगर हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो वो है स्पेक्ट्रम। तो क्या करना है आपको, स्पेक्ट्रम पढ़ते रहना है। तो जो क्लास आप हमारे साथ ले रहे हो, जो क्लास आप हमारे साथ लोगे, तब क्या करोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे। क्या करोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे। दूसरा क्या है कि जो पीडीएफ हमने शेयर किया है वो पीडीएफ पढ़ोगे। अब स्पेक्ट्रम अगर किसी ने पढ़ लिया है तो उसके लिए रिवीजन के लिए वो यूज कर सकता है। ठीक है, वो रिवीजन के लिए शुरू कर सकता है, वो रिवीजन के लिए शुरू कर सकता है। लेकिन अगर उसने स्पेक्ट्रम नहीं नहीं पढ़ा है तो अब नहीं पढ़े। पूछो क्यों? क्योंकि अगर स्पेक्ट्रम वो अब पढ़ेगा तो उसके पास टाइम भी नहीं है। तो वो हमारा पीडीएफ पढ़ ले, वो एमसीक्यू सॉल्व करे जो सर दे रहे हैं, और उसको क्या करना है, टेस्ट लगाना। तो हमारा टेस्ट भी आपको मैं बता दूं, लाइक एट आर स्ट्राइवेज आईएएस हमने टेस्ट शुरू कर दिया है। तो अगर किसी जो बच्चों ने टेस्ट के लिए एनरोल नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड पर्सनली आई एम सेइंग, ठीक है, सिर्फ मैं टेस्ट एनरोल करने के लिए इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्ट हमने पीवाईक्यू बेस पे बनाया है। आप अपने उड़ीसा स्टेट सिविल सर्विसेज का कोई भी पेपर अगर देखेंगे, और अगर आप कहीं भी देख रहे होंगे, तो वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पीवाईक्यू का। अब कोई भी इंस्टीट्यूट अभी तक, जहां तक मैंने देखा पर्सनली, कोई भी इंस्टीट्यूट फोकस नहीं कर रही है कहाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो आज भी क्या कर रहे हैं, रॉट लर्निंग पे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बना के वो डाल दे रहे हैं। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, लेकिन हम आपको पीवाईक्यू कराएंगे। और पीवाईक्यू क्या होगा, वो टेस्ट में ही झलकेगा, आपको दिखेगा, और आप बोलोगे यस द क्वेश्चन पेपर ऑफ द टेस्ट ऑफ दिस टाइप इज टॉप नॉच। यू विल कम, यू विल, आप मुझे आके पर्सनली मैसेज करोगे। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे कि हम फ्रॉम टुमारो लाइक विल बी रेगुलर टू आवर क्लासेस, और हम आपको बहुत सारे सेशंस लाते रहेंगे। मोस्ट में भी हम 10 सेशंस का प्लान करके रखे हैं। ठीक है। तो आज का सेशन तो हमने शॉर्ट रखा है, तो शायद 10 to 11 सेशंस में हम कवर अप कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी कवर इन 20 आवर्स, इससे ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हम आपकी भी टाइम की वैल्यू समझते हैं, और हमारी मेरी भी टाइम की वैल्यू है। क्यों? द ओनली रीजन कि हम आपको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे कोई भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक को क्रिप्स और क्लियर ढंग से समझेंगे। जो भी आज हमने क्लास में पढ़ा है, इसको हम आपको पीडीएफ में शेयर कर देंगे, तो आपको उसका कोई टेंशन नहीं है कि आपको पीडीएफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़िए, लॉयल होके पढ़िए, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, एंड प्लीज सॉल्व एमसीक्यू दैट वी आर शेयरिंग विथ यू। ठीक है। एंड प्लीज, अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो रेगुलर देखिए प्लीज, बिकम बिकॉज सी, स्मृति सर बहुत लगातार मेहनत कर रहे उड़ीसा के बच्चों के लिए। लाइक उन्होंने एक एक टीचर को, लिटरली आई एम सेइंग, एक एक टीचर को, मतलब मुझे कितनी बार कम से कम उन्होंने कॉल किया है कि सर काम करते हैं, सर उड़ीसा के बच्चों के लिए काम करते हैं। वो दिल से चाहते हैं कि उड़ीसा के बच्चों की सफलता, सक्सेस के पीछे चल रहे हैं वो उड़ीसा के। उनका सपना है कि नहीं, आज हमारे उड़ीसा के बच्चे, अगर आज हम उड़ीसा के बच्चों की मदद करते, उनको हम कुछ अपनी तरफ से कर सके, तो यही बच्चे आज जाके एक दिन हमारे यूपीएससी में नाम लहराएंगे। और जिस दिन यूपीएससी में उड़ीसा के बच्चों की संख्या बढ़ने लगेगी, तो जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर यूपी से आ रहे हैं, ठीक है, पिछले 5 सालों में। और आपने देखा रहेगा कि मतलब लगभग आई थिंक लास्ट 20 30 ईयर का डेटा जो आया है, उसमें यूपी से सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर है। फिर सेकंड रैंक पे आते हैं बिहार से, और थर्ड पे महाराष्ट्र से। ठीक है। तो उसमें से आपको कोशिश करना कि अगर हम सर भी चाहते हैं कि यस, अभी जिस दिन हम सफल, अगर हम कम प्रयास में जल्दी, लाइक हम 1 2 अटेम्प्ट में उड़ीसा क्लियर कर दे रहे हैं, तो आपको हम इतना जल्दी थोड़ी छोड़ देंगे। आपके लिए अभी हम यूपीएससी रखे हैं। आप यहाँ सफल हो जाइए, आप यहाँ सफल हो जाइए, उसके बाद आइए फिर यूपीएससी की तरफ फोकस करते हैं। ठीक है। तो हमें, हमारा मकसद ये है कि हमें यूपीएससी में क्या बढ़ाना है, उड़ीसा के लोग। तो ऐसे हम
सिर्फ हम थोड़े से छोटे से ख्वाब में थोड़ी रह जाएंगे जिंदगी की, हमें सिर्फ उड़ीसा में ही सेटल हो जाने की अच्छी लाइफ चाहिए, नहीं, उससे आगे दुनिया देखनी है। तो सर का भी सपना है कि नहीं शशि सर, हमें ऐसी टीम बनानी है कि जो हम अपने लोग उड़ीसा के लोगों की संख्या में कहाँ बढ़ाएंगे यूपीएससी में। तो मकसद हमारा, इरादा बड़ा है, ठीक है। सो अभी हमारा फोकस है कि नहीं, हमको ओपीएससी को टारगेट करना है, क्योंकि हमें पहले खुद भी समझदारी से करना हो कि हम लोग सेटल होए। आप सब सेटल होइए जिंदगी में, आप जल्दी कामयाब होइए, ये हमारी शुभकामना है। और फिर उसके बाद हम और लगे रहेंगे हम अपनी तरफ। तो यूपीएससी की भी हमारी टीम काम कर रही है साइड बाय साइड, इवन ओपीएससी के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो इस बार हमने कोशिश किया है कि हम ओपीएससी रिलेटेड ही कंटेंट रखेंगे, और ओपीएससी के लिए हम सबने बहुत बेहतरीन टीम तैयार की है और बहुत सारे लोगों को बुलाया है। तो ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास हम शुरू, मतलब रेगुलर हम सेशंस लाते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी, ठीक है, रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी। और द क्लासेस वुड बी लाइक क्लियर एंड लूसिड वे। आई वुड इवन आई पर्सनली डज नॉट लाइक टू बी कि आपको ज्यादा मैं इरिटेट करूं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, कि आपको बहुत ज्यादा मैं कोई भी चीज को स्ट्रेच करूं। इट शुड बी अप टू द पॉइंट, अप टू द ओनली एग्जाम लेवल। ओके, I hope you have enjoyed the session, and please let me know in the comment section how you have liked the session. It was a very short and crisp notes that we have discussed. And from tomorrow we'll be regular to our classes. Like we'll be from tomorrow we'll start, और हम थोड़ा सा और भी चीजें पढ़ेंगे कल हिस्ट्री के। ठीक है, द क्लासेस वुड बी वेरी क्रिप्स एंड क्लियर वे। ओके, तो प्लीज लेट मी नो हाउ हाउ यू हैव लाइक द सेशंस। एंड ठीक है, आप ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, जब तक सफल नहीं हो पा रहे, जब तक एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो हमेशा सबसे हम्बल रहिए। किसी से ज्यादा कुछ बहस नहीं करना। अगले 4-5 महीने में सिर्फ अपना काम कीजिए। ठीक है, जितना एमसीक्यू दे रहे हैं उतना करिए, डोंट डाउट योर सेल्फ, अपना काम में लगे रहिए, और देखिए एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कहने के लिए तो मैं कुछ भी कह सकता था, लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डाउट हर इंसान को आता है। ठीक है, तो डाउट से नहीं घबराना है, आपको सिर्फ काम करते रहना है, खुद पे विश्वास रखिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।